मैं शिवमोहन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आप मकान का किराया कोर्ट में कैसे जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नया किराएदारी कानून लागू हो गया है। इस किराएदारी कानून का नाम है द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। इस एक्ट के सेक्शन 14 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि आप कोर्ट में किराया जमा कर सकते हैं और उसमें वो परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि कब आप कोर्ट में किराया जमा कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में किराया कोर्ट में जब आप जमा करेंगे तो कोर्ट उसको स्वीकार करेगा। अब मैं आपको सेक्शन 14 पर ले चलता हूँ। सेक्शन 14 ये कहता है डिपॉजिट ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर रेंट अथॉरिटी के सामने डिपॉजिट होने की बात कही गई है। वेयर द लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी रेंट and other charges payable or refuses to give a receipt, the rent and other charges shall be paid to the landlord by postal money order or any other method in such manner as may be prescribed consecutively for 2 months, and if the landlord refuses to accept the rent and other charges within such period, then the tenant may deposit the same at the rent authority in such manner as may be prescribed। क्या कहता है ये कहता है कि जहां भूस्वामी किराए और अन्य संदेह प्रभावों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, यानी कि जो मकान का मालिक है यदि किराया लेने से इनकार कर देता है या फिर किराए की रसीद देने से इनकार कर सकता है, तो उस समय भूस्वामी को किराए और अन्य प्रभारों का संदाय लगातार 2 महीने तक मनी ऑर्डर या किसी अन्य रीति से इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। तब उस कंडीशन में मकान मालिक को अब 2 महीने का किराया 2 महीने तक लगातार आप किराया मनी ऑर्डर से या किसी अन्य तरीके से आप उनको भेजेंगे, और यदि भवन का जो स्वामी है ऐसी अवधि के भीतर किराए या अन्य प्रभारों को लेने से इनकार करे तो किराएदार किराया प्राधिकारी को उस रीति से जमा कर सकता है जैसा कि विहित की जाए। अब इसका क्लास 2 ये कहता है कि द डिपॉजिट शैल बी accompanied by an application by the tenant containing the following particulars, namely the premises for which the rent and other charges payable are deposited, along with a description sufficient for identifying the premises, the period for which the rent other charges payable are deposited, the name and address of the landlord or the person claiming to be entitled to such rent and other charges payable, the reason and circumstances for which the application for depositing the rent and other payable charges is made, such other particulars as may be necessary। किराएदार द्वारा जमा की जाने राशि के साथ एक आवेदन संलग्न किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ सम्मिलित होंगी, यानी कि जब किराएदार कोर्ट में किराया जमा करेगा तो उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो वो परिसर इसके लिए किराया जमा किया जा रहा है उसकी पहचान के लिए पर्याप्त विवरण। क्या मतलब है? मतलब उसका मकान नंबर होगा, उसका सही पता होगा, ऐसी अवधि इसके लिए संदेह किराया और प्रभार यानी कि जिस पीरियड के लिए आप किराया जमा करना चाहते हैं उस अवधि के बारे में चर्चा की जाएगी। भूस्वामी या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते जो हर इस तरह के किराए या अन्य संदेह अन्य प्रभारों के हकदार होने का दावा करते हैं, यानी कि या तो भूस्वामी होगा या फिर उनके जो लीगल हेयर है जो कि इंटरेस्टेड है, अगर वो मकान मालिक होने का दावा कर रहे हैं तो उनके नाम वगैरह उनके फॉर्म में लिखने चाहिए, या ऐसे कारण और परिस्थितियाँ जिसके लिए किराया और संदेह प्रभार जमा करने का आवेदन किया गया हो, यानी कि उन कारण और परिस्थितियों का आपको फॉर्म में
जानकारी देनी होगी कि जिसकी वजह से आप कोर्ट में किराया जमा करना चाहते हैं, और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो आवश्यक हो। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन जो उस किराया को जमा करने के लिए आवश्यक आप समझते हैं। अब क्लास 3 इसका ये कहता है कि जहां किराएदार ये भी निश्चय करने में असमर्थ हो किराएदारी किराएदार की अवधि के दौरान किराया किसको संदेह है, वह किराएदार ऐसे मामले में किराया प्राधिकरण को किराया इस रीति से जमा कर सकता है जैसा कि विहित किया जाए। But the tenant is unable to decide as to whom the rent is payable during the period of tenancy agreement. The tenant may, in such case, deposit the rent with the rent authority in such manner as may be prescribed. यानी कि सेक्शन 14 के क्लास 1 में और क्लास 3 में दोनों में जो है किराया जमा करने की बात कही गई है। क्लास 1 में जो किराया जमा होगा तो उनके लिए दो परिस्थितियाँ बताई गई हैं क्लास 1 में। पहली कि जब मकान मालिक जो है किराया लेने से इनकार कर दे, दूसरी यदि वो मकान मालिक जो है किराए की रसीद देने से इनकार कर दे। दोनों स्थिति में 2 महीने तक लगातार आपको किराया भेजना होगा मकान मालिक को, और अगर वो लेने से इनकार करता है तो 14(1) में आप कोर्ट में आकर किराया जमा कर सकते हैं। 14(3) में ये बताया गया है जैसे मान लें कि किसी मकान के एक से अधिक मालिक हों, किसी मान लें कि उनके दो पिता मर गए, दो भाई हैं, दोनों भाई आपस में कहते हैं कि हमें किराया दो, कहते हैं हमें किराया दो। अब किराएदार कंफ्यूज है कि किसको किराया दे, तो उस कंडीशन में ऐसी अगर असमंजस की स्थिति है किसी मकान को लेकर के कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि किराया किसको संदेह करना है, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 14 सब क्लास 3 में जो है वो किराया प्राधिकरण को किराया जमा कर सकता है। अब सेक्शन इसी 14 का सब क्लास 4 ये कहता है कि जहां उपधारा 3 के अधीन किराया जमा किया गया वहाँ किराया प्राधिकारी इस मामले की पूछताछ करेगा कि किराया किसको संदेह, और मामलों के तथ्यों के आधार पर ऐसा आदेश पारित कर देगा जैसा उचित समझेगा। जब आप क्लास 3 में जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे किराया जमा करने की, तो क्लास 4 में ये कह दिया गया कि जो रेंट अथॉरिटी है वो इस बात को डिटरमाइन करने का प्रयास करेगा कि भाई किराया किसको एग्जैक्टली आना चाहिए, और उसको डिटरमाइन करने के बाद वो उसके संदर्भ में कोई आदेश पारित करेगा जैसा वो ठीक समझे। अब क्लास 5 में कहा गया उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमा किए गए संदेह किराए और अन्य प्रभावों का आहरण भूस्वामी के विरुद्ध किसी स्वीकृति के रूप में होगा या किराएदार द्वारा कृत किसी अन्य दावा के रूप में नहीं किया जाएगा यदि भूस्वामी किराए के करार के अधीन करारकृत सीमा तक उसका आहरण करता है। द विड्रॉल ऑफ द रेंट and other charges payable deposit under subsection 1 or subsection 2 shall not be itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant if the landlord withdraw to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोर्ट में किसी मकान के संदर्भ में किराया जमा कर लिया तो और मकान मालिक ने जमा किराए को विड्रॉ कर लिया, तो इसके विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं होगा कि उसने किराएदारी आपकी स्वीकार कर ली है। इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि आप उस मकान के संदर्भ में जो आपने किराया दिया था वो उस किराए को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो आप किराएदारी को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि वो किराएदारी को स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके जो टेनेंसी एक्ट बना है इसके संदर्भ में टेनेंसी रूल्स भी बनाए गए हैं। अब इस रूल के जो सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि इस रूल्स के सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि किराया जमा करने का प्रोसीजर क्या है। क्या लिखा हुआ है इसमें? अध्यादेश की इसका सब क्लास 1 ये कहता है कि अध्यादेश की धारा 14 की उपधारा 1 के उपधारा 3 के अधीन यदि किराया और अन्य जमा प्रभार करने का इच्छुक कोई व्यक्ति प्रपत्र 4 में शपथ पत्र के साथ आवेदन करेगा। Any person desires of depositing rent and other charges under subsection 1 or subsection 3 of subsection 14 of the ordinance shall apply to the form 4 supported with an affidavit। ये कहा गया है कि अगर क्लास 1 में 14 क्लास 1 में और 14 सब क्लास 3 में यदि आप किराया कोर्ट में जमा करना चाहते हैं तो एक फॉर्म F के रूप में एक प्रपत्र दिया गया है, और उस प्रपत्र का जो प्रारूप है उसी को प्रारूप के आधार पर आप एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको एफिडेविट के साथ सपोर्ट करते हुए आप किराया जमा करने की एप्लीकेशन न्यायालय श्रीमान के सामने देंगे।
और इसका क्लास 2 में कह दिया गया है किराया प्राधिकरण के नाम से डाक मनी ऑर्डर या पाने वाले के खाते में दे चेक द्वारा या किसी डिजिटल प्रकार से यदि किराया जमा किया जाएगा, इससे किराया प्राधिकरण इससे खाते के उचित और सुरक्षित रखरखाव हेतु और उसमें संग्रहण करने के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा। यानी कि जो आप सच डिपॉजिट शैल बी मेड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर ऑन अकाउंट पे चेक और बाय एनी डिजिटल मोड इन द नेम ऑफ द रेंट अथॉरिटी विच शैल बी डिपॉजिटेड बाय द रेंट अथॉरिटी इन द सेविंग बैंक अकाउंट। सच बैंक अकाउंट शैल बी ओपन बाय द रेंट अथॉरिटी इन एनी अदर नेशनलाइज्ड बैंक विद ड्यू टू अप्रूवल ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेंट अथॉरिटी शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रॉपर एंड सेफ मेंटेनेंस ऑफ सच अकाउंट एंड द ट्रांजेक्शन देयर ऑन। यहाँ पर यह बताया गया कि जो रेंट अथॉरिटी है जिसके पास किराया जमा करने जा रहे हैं, वो डीएम के अप्रूवल को लेकर के किसी नेशनलाइज्ड बैंक में अपना जो है अकाउंट खुलवाएगी और उसी अकाउंट में जो है आपका ये जो आप किराया जमा करते हैं वो किराया वहाँ जमा कर दिया जाएगा। ये जमा करने का जो प्रोसीजर है मनी ऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है, चेक के द्वारा भी होता है या किसी और डिजिटल लेन देन के द्वारा भी हो सकता है। अब इसके क्लास 3 में ये बताया गया इस प्रकार जमा किए जाने पर किराया प्राधिकरण प्रपत्र 5 में नोटिस करवाएगा कि आवेदन को क्यों न स्वीकार कर लिया जाए और इसे यथास्थिति भूस्वामी या उस व्यक्ति जिसे किराया प्राप्त करने के दार होने का दावा करता है को आवेदन की प्रतिलिपि के साथ तामील कराएगा। On such deposit being made, the rent authority shall cause notice in Form 5 as to why the application is not allowed and shall be served on the landlord on person claiming to be entitled to receive rent as the case may be along with a copy of the application। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आपके सेक्शन 14 सब क्लास 1 या सब क्लास 3 में जो है जब किराया जमा करने के लिए फॉर्म 4 में जो है एप्लीकेशन विद एफिडेविट आप न्यायालय श्रीमान के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो फॉर्म 5 में जो है रेंट अथॉरिटी या फिर न्यायालय श्रीमान जो होगा वो उस अपोजिट पार्टी को यानी कि जो एलिज लैंडलॉर्ड है उसको नोटिस भिजवाएगा और उसमें वो एक तरह की शो कॉज नोटिस होगी जिसमें उनको ये कहा जाएगा कि वो किराया क्यों ना स्वीकार कर ले। अगर उनका कोई लैंडलॉर्ड का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो कोर्ट के सामने अपना ऑब्जेक्शन आकर दें। अब इसे क्लास 4 में बताया गया पश्चातवर्ती अवधि के लिए किराया अन्य प्रवाह को निरंतर जमा किए जाने की स्थिति में आवेदक के लिए ये आवश्यक नहीं होगा प्रत्येक बार नया आवेदन करे, किंतु आवेदक भूस्वामी को रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले सम्यक अभी स्वीकृत सहित पूरा पता लिखे हुए डाक टिकट लगे लिफाफों को प्रस्तुत करके प्रपत्र 6 में नोटिस तामीलीकरण की कार्रवाई करेगा। अब अगर आगे भी इसको कोई किराया जमा करना है यानी 2 महीने किराए के लिए तो आपने कोर्ट में आवेदन कर दिया 14(1) से या 14(3) में, लेकिन यदि आगे भी आपको आवेदन करना है तो 14(4) में ये बात कहे रूल 6 सब क्लास 4 में ये बताया गया है कि यदि आपको बार बार आपको फ्रेश आवेदन नहीं करना होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कोर्ट के सामने जो है एप्लीकेशन आप देंगे तो कोर्ट जो होगा फॉर्म 6 में जो है नोटिस की तामील जो है अपोजिट पार्टी को कराएगा। इसमें आपको करना क्या होगा कि एक पता लिखा हुआ जिसमें टिकट लगा हो उस लिफाफे को फॉर्म के साथ एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा ताकि वो इस तरह से वो नोटिस से खर्चा हो जाएगा। और रूल 5 में कहा गया है यानी कि रूल 6 के सब रूल 5 में कहा गया भूस्वामी द्वारा अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए जाने और जमा की धनराशि के भुगतान के अनुरोध किए जाने पर किराया प्राधिकरण किराएदार द्वारा जमा की गई धनराशि को अकाउंट पर चेक और आरटीजीएस या फिर नेफ्ट या किसी अन्य रीति के माध्यम से भूस्वामी का भुगतान करेगा। क्या है, आफ्टर द लैंडलॉर्ड फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट and has made request for the payment of the deposit amount, the rent authority shall pay the amount deposited by the tenant by the account pay check or RTGS means real time gross settlement and NIFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और एनी अदर मोड टू द लैंडलॉर्ड। क्या कह रहा है क्लास 5 ये कह रहा है कि अगर जब कोर्ट में आपने किराया जमा कर दिया और अगर मकान मालिक जो है अपने अकाउंट की डिटेल देता है और न्यायालय से या फिर रेंट अथॉरिटी से ये अनुरोध करता है कि हमें ये जो किराएदार जरा जमा किया गया किराया है वो हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए, तो उस परिस्थिति में कोर्ट जो होगा अकाउंट पे चेक भी दे सकता है मकान मालिक को या फिर आरटीजीएस के द्वारा या फिर नेफ्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से उसका भुगतान कर देगा। तो आज सिर्फ इतना ही, इसमें आज हमने ये सीखा
कि अगर आपको मकान मालिक जो है किराया लेने से मना करता है, या फिर किराए की रसीद देने से मना करता है, या फिर कि एक से अधिक के लोग जो है मकान मालिक होने का दावा कर रहे हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको किराया दिया जाए, तो उस परिस्थिति में आप न्यायालय श्रीमान के सामने या फिर रेंट अथॉरिटी के सामने किराया जमा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर जो है, जो नया रेंट एक्ट आया है उसके सेक्शन 14 सब क्लास 1 में और सब क्लास 3 में ये एप्लीकेशन जाएगी। और इसके अलावा जो है जो नया रेंट एक्ट का जो सपोर्टिंग रूल्स जो बने हैं उस रूल 6 में भी जो है किराया जमा करने की जो है प्रक्रिया की बताई गई है। इसमें जो प्रपत्र यूज़ किया गया, यानी कि जो फॉर्म यूज़ किया गया है वो फॉर्म 4 है, जिसमें जो है किराया जो जमा करने का जो है एप्लीकेशन टाइप होगी। और फॉर्म 5 में जो है नोटिस का प्रारूप दिया गया है। और फॉर्म 6 में ये कहा गया है अपोजिट पार्टी को जब दोबारा आप जो है लगातार अगर यदि रेंट आप जमा करना चाहें तो उस कंडीशन फॉर्म 6 की नोटिस जो है आपको सर्व करनी होगी। अगले बार अपने इस चैनल पर मैं किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है और यदि आपको लगता है कि इस चैनल को सुनना चाहिए और शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए तो कृपया करिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।